नी इंजरी का, बाज़ सूरतों में नमकियात की इम्बैलेंस का और बाज़ सूरतों में दिमाग की सोजिश का बायस बन सकते हैं। तो इस लिहाज से फ़ौरी डायरिया इस लिहाज से ड्रामेटिक होता है कि ये फ़ौरी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, लेकिन लंबे अरसे तक चलने वाला डायरिया जो 6 हफ्ते से ज़्यादा रहता है उस पर भी बाज़ औक़ात ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ आ सकते हैं जो, क्योंकि ये लंबे अरसे तक चल रहा होता है, बहुत नोटिस में नहीं आ रहा होता, तो इसलिए बाज़ औक़ात बाज़ पेचीदगियाँ जिस तरह वज़न का कम होना, जिस तरह पखाने में खून आने की वजह से खून की कमी होना, इसी तरह बाज़ सूरतों में जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होना और इसके अलावा बुखार तेज़ होना, ये वो अलामात हैं जो क्रॉनिक डायरिया की सूरत में होने की सूरत में बाज़ सूरतों में ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हम ये देखते हैं कि गर्मियों में और उमूमन जैसे अभी प्री मानसून चल रहा है और फिर मानसून तक इसके केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, गर्मियों के मौसम में जरासीम की अफसाइश तेज़ हो जाती है इस टेम्परेचर अच्छा। में, जिसे गर्म मरतूब टेम्परेचर कहा जाता है। इसमें जरासीम जल्दी से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है और इस गर्मी के मौसम में मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है और मशरूबात जब ज़्यादा हम पी रहे होते हैं तो लामहला अगर वो साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रख रहे हम, तो ज़्यादा मशरूबात इस्तेमाल करने से, ज़्यादा गंदे पानी पीने से, ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर और लिक्विड्स लेने से हमारे पेट में जरासीम के जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इस मौसम में आपने देखा होगा कि फल भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मौसम भी फलों का मौसम होता है। तो बाज़ सूरतों में फल को ना धो के खाने से, बाज़ औक़ात बाज़ारों से जो सरेआम बिक रहे होते हैं वो वहीं पे मौके पे लोग खा रहे होते हैं, जिसमें काटने वाले ने ना फल को धोया होता है, ना खाने वाले ने हाथों को धोया होता है। तो एंड रिज़ल्ट ये होता है कि जरासीम अंदर जाने का, पेट के अंदर जाने का, आंतों के अंदर जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अक्सर चीज़ों के बाद कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए वरना उससे डायरिया हो जाता है, और उमूमन खीरे के बारे में कहा जाता है कि खा के ऊपर से पानी ना पियो, या तरबूज है, तरबूज खा के ऊपर से पानी ना पियो, तो इस बात में कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है जी। आप तरबूज के साथ भी आमतौर पे पानी इसलिए पीने की हाजत भी नहीं होती कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तरबूज में, तो इसलिए उसके बाद फौरी तौर पे पानी पीने में मेडिकली कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आमतौर पे ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये हाइड्रेटिंग किस्म के वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, जिस तरह खीरा है या तरबूज़ का आपने ज़िक्र किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। साफ़ पानी हो, चाहे तरबूज़ खाने से पहले, खीरा खाने से पहले पी लें या खीरा और तरबूज़ खाने के बाद पी लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, हम मतलब डिहाइड्रेटेड फील जब करते हैं तो उससे भी बहुत सी चीज़ें हमारी बॉडी की ख़राब हो जाती हैं, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि हमारी बॉडी हमें अलर्ट कर रही होती है कि पानी की कमी की तरफ जा रहे हैं हम? प्यास का लगना कुदरती एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है अल्लाह ताला की तरफ से, कि जब हमारे जिस्म में पानी के अंदर कमी हो रही होती है तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले तो प्यास ज़्यादा लगना, मुँह का खुश्क होना, यूरिनेशन का कम होना, पेशाब का कम आना, उसके अलावा कमज़ोरी का एहसास होना, बाज़ सूरतों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, बाज़ सूरतों में आँखों के आगे अंधेरा आना, और ये चीज़ें अगर अनचेक्ड रहें, लंबे अरसे तक रहें, तो फिर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, हार्ट दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, और इसके अलावा बाज़ औक़ात गशी के दौरे पड़ सकते हैं। नमकियात की कमी अगर उसके साथ मुंसलिक है तो उसके साथ बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उससे मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब अक्सर आपको हमें ये पता है कि जो पैनाडोल है वो हमारी एक नेशनल गोली बन चुकी है कि कुछ भी होता है हम जाकर खुद ही वो ले लेते हैं, तो अगर हल्की सी भी पेट में दर्द होती है तो उसमें ख़ुद से एंटीबायोटिक ले लेना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर, ये कितना डेंजरस हो सकता है? ये बहुत डेंजरस है जी। सेल्फ़ मेडिकेशन की बात आप कर रही हैं, किसी भी मौजू पे जब हम अनसुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं तो ना ही हमें उसकी बेसिक्स पता होती हैं बीमारी की, ना ही दवाई की बेसिक्स पता होती हैं, तो ये इंतहाई डेंजरस फिनोमेना है। पैराडोल पेट की दर्द के लिए तो मुनासिब नहीं है जी, सर दर्द के लिए या हल्के बुखार के लिए आप ले सकते हैं, 1 से 2 गोलियाँ हस्ब ज़रूरत अगर कभी कभार ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सेल्फ़ मेडिकेशन पेट के अमराज के लिए या दर्द के लिए या एंटीबायोटिक्स जो हैं बेजा इस्तेमाल, देखें आंतों में हमारे तकरीबन 1 किलो से लेकर 2 किलो तक एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसको हम फ्रेंडली बैक्टीरियाज कहते हैं, और ये ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं या ऐसे जरासीम हैं जो फ्रेंडली हैं, हमारे जिस्म के बहुत सारे ज़रूरी काम कर रहे होते हैं। जब छोटे छोटे मसाइल की वजह से गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं
तो ना सिर्फ वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं बल्कि ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज के बैलेंस को भी ख़राब कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत सारा नुकसान है कि हमारे अंदर जो ज़रूरी काम करने वाले हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं या जो दोस्त बैक्टीरियाज हैं जो हमारे हाजमे में क़ुव्वत मुदाफ़त में मुआविन हैं, उनकी तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है। फिर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं और वो जरासीम जो है उससे डीट हो जाता है और कुछ अर्से बाद अगर उसकी रियल ज़रूरत भी होगी तो अगर हम खाएंगे तो उसका असर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जरासीम उसके अंदर अपने अंदर ज़रूरी तब्दीलियाँ इस तरह की ले आता है कि उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो हथियार बना लेता है और उससे मरता नहीं है। तो इस तरह से फिर सुपर बग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे जरासीम जो पहले कॉमन थे उनको आसानी के साथ मारा जा सकता था। आजकल के हमारे कुछ बेजा इस्तेमाल की वजह से एंटीबायोटिक वो सुपर बग का इख्तियार कर गए हैं रूप और उसके नतीजे के तौर पे हमें उन मारने के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस और बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और सिर्फ इसकी बड़ी वजह एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सर ये बताएं कि अक्सर जो कहा जाता है कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसकी क्या रीजंस होती है? और हम बच्चों में भी सुनते हैं और अक्सर बड़ों में भी सुनते हैं कि डॉक्टर ये कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े हैं। जो पैरासाइट इन्फेक्शन है जी, हेलमिंथिक इन्फेक्शन, वो इस रीजन की साउथ ईस्ट एशिया का एक बड़ा मसला है। डेवलप वर्ल्ड में उसका इंसिडेंस ज़रा कम है। हमारे इस एरिया में क्योंकि फूड हाइजीन और एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। मुंह के ज़रिए जरासीम जाता है जिस तरह दूसरे जरासीम जाते हैं। उनके छोटे छोटे हिस्से स्पोर्स जिसको कहते हैं मुंह के ज़रिए आमतौर पर खुराक के ज़रिए दाखिल होते हैं और अंदर जाके आंतों को इन्फेक्शन करते हैं और बाज़ सूरतों में वो खून चूसते हैं और बाज़ सूरतों में हाजमे के अमल को मुतासर करते हैं। एंड रिज़ल्ट ये होता है कि बाज़ सूरतों में वो खून की कमी का बायस बनते हैं, बाज़ सूरतों में वो ज़रूरी मादनियात और जिस्म की जब अफसाइश हो रही होती है उसकी कमी, और अगर वो किसी ख़ास हिस्से में चले जाएँ जैसे कि जिगर की नालियाँ हैं तो उनके बंद करने का बायस भी बन सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे मुल्क में पुअर हाइजीन, फूड हाइजीन का और पुअर सैनिटेशन का नतीजा है जिसकी वजह से पेट में कीड़े वाकई होते हैं और वो बाज़ औक़ात बड़े ड्रामेटिक होते हैं। उनका साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और जब पखाने के रास्ते में निकलते हैं या बाज़ सूरतों में वॉमिट के ज़रिए निकलते हैं तो मरीज़ एकदम से ख़ायफ़ हो जाता है कि अंदर ये इतने जरासीम जो एक कैसे पहुँच गए और कैसे पल गए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि डायरिया कब डेंजरस हो जाता है? क्योंकि हमें भी पता है कि जो डायरिया की ये भी स्टेज आती है कि वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है, तो कब डेंजरस होता है? डायरिया में जी वार्निंग साइंस हैं कुछ। एक ये है कि जब डायरिया के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो, डायरिया एसोसिएटेड विद हाई ग्रेड फीवर, डायरिया जब जिसके साथ गशी या गनूदगी बेहोशी की कैफियत हो रही हो, इसके अलावा पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा हो, या ऐसा डायरिया जो बहुत वाटरी हो और सेटल ना हो रहा हो जिसके नतीजे में पानी और नमकियात की कमी हो रही हो और बंदा उसका ब्लड प्रेशर या पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट होने लग जाए, कम होने लग जाए, डिहाइड्रेशन की वजह से किडनीज़ या यूरिन आउटपुट उसका मुतासिर हो जाए, तो ये सारे वो वार्निंग साइंस हैं जिसकी वजह से हमें उसके फौरी तौर पे एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बाज़ औक़ात हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा ये बताएं जब